आज बौद्धों का दावा खारिज नहीं हुआ है, ये 2 पिटिशंस का दावा खारिज हुआ है। इसके बाद हमारी असली पिटिशंस जब बोर्ड पर आएगी तब सही में ये टक्कर होगी, तब सही में ये सारा मामला बोर्ड पर आएगा। निश्चित रूप से। तो हम ये मान के चलते हैं कि, और तमाम दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि वो डमी पिटिशंस जानबूझकर डलवाई गई थी ताकि बौद्धों का मनोबल भी गिरे और जनता में ये संदेश जाए कि राम मंदिर के खिलाफ वो पिटिशन चुकी थी, इसलिए खारिज हो गई, और बहुत सारी बातें इससे जुड़ जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है जीत जाएंगे हम, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हमेशा एक नए मुद्दे की। इन दिनों जो मुद्दा बहुत ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है अयोध्या का मुद्दा, और खासतौर से बौद्धों के। जब कोरोना का संकट शुरू हुआ उसी समय अयोध्या में खुदाई शुरू हुई, और खुदाई शुरू होने के साथ साथ वहां पर जो अवशेष, बौद्ध अवशेष निकले, उससे बहुत बड़ा एक विवाद सा छिड़ गया। और राम मंदिर के लिए चूंकि खुदाई हो रही थी और निकल रहे थे बौद्ध अवशेष, तो बौद्धों में एक हलचल मची और बौद्धों ने इसके लिए, इस जगह के अधिकार के लिए कानूनी पिटीशन भी दायर की, और साथ ही कई आंदोलन भी शुरू हुए। कुछ भंते लोगों ने आंदोलन शुरू किए। लेकिन हाल ही में एक चर्चा का विषय ये और फिर बन गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि बौद्धों के इस दावे को खारिज कर दिया गया है, साथ ही बौद्धों पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। अब बेचैनी बौद्धों में स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाली थी, और इसमें एक जो नाम जुड़ा हुआ है वो है राजरत्न अंबेडकर जी का, जो कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परपौत्र भी हैं। और आप का नाम जुड़ा होना और फिर पिटीशन के खारिज होने की बात, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों में कौतूहल का विषय है, साथ ही कुछ निराशा का विषय भी है। हमारे साथ इस वक्त राजरत्न अंबेडकर जी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मसला है क्या? क्या वाकई बौद्धों का जो दावा था वो खारिज हो गया, या बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स अभी भी हैं? जी, सबसे पहले तो सुधीर मेश्राम जी, मैं आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय, और सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो दावा खारिज हुआ है, ये बौद्धों का दावा खारिज नहीं हुआ है। वो 2 पिटिशंस जो 11 पिटिशंस डली है, उनमें से 2 पिटिशंस खारिज हुई है। बौद्धों का दावा अब भी बना हुआ है। अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर ये दावा किया है। मैंने सबसे पहले तो मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन बता देता हूं, ये पूरा षड्यंत्र क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दावे आते हैं, खारिज होते हैं, उसमें ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया है। अगर उस किसी पिटीशन में सही में कोई तथ्य है तो वो चलते हैं, अगर तथ्य नहीं है तो खारिज होते हैं। लेकिन मैं उस मुद्दे पर बाद में आता हूं, पहले तो ये मुद्दा लेकर आते हैं कि एक पूरा देश जहां पर लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, पूरे कहीं पर भी सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही आना जाना और वो सब चल रहा था। लेकिन इन हालातों में भी राम मंदिर बनने का काम चल रहा था। ठीक है, हमको आप मंदिर बनाओ या शौचालय बनाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कानून और एक इस देश में बना हुआ है जो खुद सरकार ने बनाया हुआ है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के नाम एक अलग संस्था है, उसका एक अलग कानून है। किसी भी जमीन से, ना सिर्फ साकेत के उस जमीन से, भारत में किसी भी जमीन से अगर बौद्ध अवशेष मिलते हैं तो वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का हद वहां से शुरू हो जाती है, वो उनका मुद्दा शुरू हो जाता है, और फिर वो वहां जाकर उस जमीन के ऊपर वो एक्ट लागू करते हैं। हमारा यही मानना था कि वहां से अगर बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। आज जो 2 पिटीशंस खारिज हुई है, मैंने उसी समय में ये बताया था कि देखिए, क्योंकि कैसा है, एक घर का वेदी लंका ढाए ऐसे कहते हैं, तो यहाँ पर बाहर के लोग
ये बीजेपी और आरएसएस के हस्तक होने का काम भी कर रहे थे। मैंने फेसबुक पे एक वीडियो भी रिलीज किया था कि कुछ लोगों से हमको सावधान रहना है, ये लोग प्लांट किए हुए हैं और ये खुद पिटिशंस डालेंगे और इस तरह के मुद्दे रखेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये दावा टिक नहीं पाए। तो ये वही हुआ और देखिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग संस्थाओं ने पिटिशंस डाली हुई है, लेकिन पिटिशंस कौन सी सुनवाई के लिए आगे आ रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। जैसे ये दो पिटिशंस मेरी हमारे एडवोकेट से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये जो पिटिशंस है ये वो रद्द ही होने वाली थी। उन्होंने कोई कहीं पर प्रेयर में ये नहीं लिखा है कि वो बौद्ध अवशेष है या बौद्ध स्तूप है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है वहां पर खुदाई चल रही है, तुमको उससे क्या लेना देना है, यही उनका कहना था। और सुप्रीम कोर्ट में वो दो जो पिटिशंस गई है, एक पिटिशन तो अरुण जेटली के बेटी ने फाइल किया हुआ है, एडवोकेट अरुण जेटली की बेटी है। तो सोचिए ये ऐसे लोग अगर बौद्धों का आंदोलन चलाते हैं तो जो निर्णय आया उसके अलावा और कोई निर्णय आ नहीं सकता था। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको सभी देश के लोगों को यही बताना चाहता हूं, ये दो पिटिशंस खारिज होने का मतलब पूरे बौद्धों के पिटिशंस खारिज नहीं हुई है। हमारी पिटिशंस अब भी लगी हुई है। कुछ डिस्क्रिपेंसीज के लिए वो रजिस्टर लेवल पर अटकी हुई है। तो डिस्क्रिपेंसीज भी क्या होता है, पेज की मार्जिन ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ छुटा हुआ है, यहाँ पर ठीक से साइन। तो ये जो छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज है उसके लिए वो नेक्स्ट एक लेवल पर अटकी हुई है। ये लेवल क्लियर होते ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पूरा फंक्शनिंग नहीं कर रहा, सिर्फ 5 केसेस उठाए जा रही है, सुनवाई के लिए ली जा रही है। हमारी केसेस भी आगे चलकर पिटिशंस भी ये सुनवाई के लिए आएंगे और हमारा यही मुद्दा है। हम कहीं किसी मंदिर का ऑपोजिशन नहीं कर रहे कि हम इस मंदिर को नहीं होने देंगे। हमारा यही कहना है कि यहाँ पे बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं, बुद्धा के स्तूप मिल रहे हैं और ये अगर स्तूप मिल रहे हैं तो ये देश का ही कानून है कि ऐसा कोई ये मिलता है, आर्टिफैक्ट्स मिलता है तो वहां पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की निगरानी में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में वो खुदाई हो। अगर आप वहां पर कुछ नहीं करना चाहते तो वो बुद्धा के अवशेष हमें दे दे, हम कहीं और जाकर बुद्धा का वो सारा अवशेष जतन करने का हम काम करेंगे। अगर आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ये नहीं कर सकता तो हम करेंगे। यही हमारी मांग है। हमारी मांग कहीं पर यह नहीं है कि हम मंदिर नहीं बनाने देंगे। अरे जिस पिटिशन में या जिस दावे में इतना बड़ा ये सारे लोग लगे हुए हैं, जिसने ये जजमेंट दी, उनको राज्यसभा दी जा रही है, पूरे विश्व, पूरे भारत के ये जो लोग इसके ऊपर दबाव डाले हुए हैं, वो हमारे पिटिशन से उस जमीन पर का दावा कैसे मिटाएंगे। और आरएसएस पूरा देश इन्होंने उसी काम के लिए लगाया हुआ है। तो ये मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि वो जो बुद्धा के अवशेष है, अगर आप जतन नहीं कर सकते, ये भारत सरकार अगर जतन नहीं कर सकता, तो हम लोग वो जतन करने के काबिल है, वो हम लोगों को दिए जाए, हम अलग से कहीं पर वो उसका जतन कर देंगे। ये हमारी मांग है। जी जी जी, एक वाकई बहुत ही अच्छी मांग है कि ये इस तरह से हम अगर जाते हैं तो इसका निश्चित रूप से एक अच्छा उद्देश्य भी समझ में आता है। यहाँ पर राजनीति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो स्थिति है, ये वर्तमान की अगर स्थिति हम देखते हैं तो बौद्धों की बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं। बुद्ध गया का आंदोलन भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसका कोई खास जो उसमें अचीवमेंट भी हम नहीं पाते हैं। एक लंबे समय से चल रहा है कि बौद्धों को वो वहां का मैनेजमेंट दिया जाना चाहिए, आज भी वो हिंदुओं के हाथों में है। तो क्या आपको लगता है कि आंदोलनों के हश्र जो हैं वो इस तरफ क्यों हो जाते हैं, ऐसे क्यों हो जाते हैं? नहीं, देखिए अभी कैसा है, हम लोग जब आंदोलन की हम लोग तो परिभाषा ही नहीं समझते। हम लोगों को जो हासिल करना है, जो गोल है, वो हमारा प्राइम होना चाहिए, वही हमारा मुख्य होना चाहिए, लक्ष्य। लेकिन हमारा लक्ष्य भटक जाता है। फिर होता क्या है कि मैं आंदोलन कर रहा हूं या कोई और आंदोलन कर रहा है। हम
अगर हमारा सबका उद्देश्य बोध गया मुक्त करना है, तो हमको ये नहीं देखना है कि वो बनते सुरई ससाई के माध्यम से मुक्त हो रहा है कि बनते आनंद के माध्यम से मुक्त हो रहा है। यहाँ पर हो क्या जाता है, बोध गया बाजू में रह जाता है। आपकी लीडरशिप बड़ी है या मेरी लीडरशिप बड़ी है, हमारा जो लक्ष्य है वो भटक जाता है, और इसलिए आज तक हम लोगों को ये रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेरी आज भी सभी देश के लोगों से यही प्रार्थना है कि हमको यहाँ से अपनी लीडरशिप नहीं चमकानी है। लीडरशिप चमकाने के लिए और अलग मुद्दे हैं। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। बुद्धा के देश से, जहां पर नरेंद्र मोदी पूरे भारत के बाहर जाकर कहते हैं कि ये मैं बुद्धा के देश से आया हूं, उसी देश में अगर बौद्ध बुद्धा के अवशेषों को अगर जतन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जैसे नालायक कोई नहीं होंगे। तो इसलिए आज लीडरशिप के बारे में हमको नहीं देखना है। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जब हमें ये काम कर रहा हूं, तो हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को प्राइम रख रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी ये पिटीशन डाल सकता था, लेकिन मुझे अपनी लीडरशिप के लिए काम नहीं करना है। मैंने ये जो अयोध्या का रिजल्ट भी नहीं आया था, इसकी जजमेंट भी नहीं आई थी, तब भी मैंने अपने जो पिटिशनर्स थे, इंटरविनर थे, मैंने उनको भी विनती की थी कि आप अगर मुझे फाइल देते हो, पेपर्स देते हो, मैं बेस्ट से बेस्ट सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आपको अपने दावे के लिए देना चाहता हूं। लेकिन उनको लगा कि अगर राजरत्न अंबेडकर के हाथ में ये पेपर्स दे दिए तो इनका गुणगान हो जाएगा या इनका नाम चमक जाएगा, और फिर इसमें उन्होंने पेपर्स ही नहीं दिए। मैं अगर अच्छे से अच्छा लॉयर, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे बेस्ट लॉयर्स हैं, अगर नहीं भी है तो उनकी अगर 5 लाख की फीस है, 10 लाख की एक दिन की भी अगर फीस है ना, तो भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट, हमारे अंबेडकराइट लोग इतने स्ट्रांग है कि एक दिन का उसका 10 लाख का भी फीस है ना, तो भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि कोई पिटीशन डाल देता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन तक भी नहीं करना चाहता, और इसलिए फिर बौद्ध गया तो छोड़ो, इस राम मंदिर के मामले में भी बौद्धों को उनके पक्ष में ये निर्णय आ सकता था अगर हम ठीक से लड़ पाते तो। लेकिन अब वो तो उससे हम लोग आगे चले गए, तो उसके ऊपर बहस करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब भी हमारे हाथ में एक बात ये आई है कि अभी तो सिर्फ एक थोड़ा सा खुदाई हुआ तो बुद्धा के अवशेष मिले हैं। पूरे वर्ल्ड से जब प्रेशर आया, देखिए मीडिया, भारत का मीडिया कैसे काम कर रहा है। अब जब 2 पिटीशंस बौद्धों की रिजेक्ट हुई है, तो सारे मीडिया में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, नेशनल पेपर्स में, न्यूज़पेपर में ये बात आ गई कि बौद्धों का दावा रिजेक्ट हो गया है, खारिज हो गया है, ये न्यूज आ गई। लेकिन जिस दिन बौद्धों के एप्लीकेशंस की वजह से समतलीकरण का काम रुक गया, तब यही मीडिया एक छोटा सा कॉलम उन्होंने लिखा और क्या किया कि चाइना से हो रहे वॉर के इसलिए हम ये समतलीकरण का काम रोक रहे हैं। तो देखो मीडिया भी कैसा काम करता है। जब बौद्धों के वजह से समतलीकरण का काम रुका, तब मीडिया कहता है कि चाइना के वजह से रुका, और जब बौद्धों का दावा 2 पिटीशंस खारिज हुए हैं 11 में से, तब मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बौद्धों का पिटीशन खारिज हो गया, उनको फाइन लगा दी, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। देखो किस तरह से काम हो रहा है। देखो मैंने शुरुआत में बताया, पिटीशंस डलते हैं, खारिज होते हैं, अगर उसमें कोई तथ्य है तो ठीक है, हमको इससे डर नहीं है, हम उसको फेस करने के लिए तैयार है। अगर हमारे पिटीशंस गलत है, खारिज होती है तो ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए कैसे हो गया है। आपने पिटीशन डाली, और पिटीशन आपने राम मंदिर के खिलाफ क्यों डाली, ये उनके दिमाग में है, तो वो खारिज तो कर रहे हैं, उसके बाद 1.5 लाख रुपए का फाइन लगा रहे हैं, और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इनको इतनी हिम्मत हुई कैसे कि ये पिटीशन दायर करने की, इनको पैसा कहां से आया, कहीं दुश्मन देश ने तो नहीं दिया है, पाकिस्तान से तो इनको फंडिंग नहीं हो रही है, पता करवाओ और इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ। अब ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर सीबीआई इंक्वायरी बैठती है,
तो कोई भी आगे चलकर ये अपनी पिटिशंस, अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाए, इस तरह का ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया शुरू हो चुका है। और ये आगे चलकर कोई भी अपनी आवाज, कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ ना डाले, ये सब चल रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, बौद्धों के सिर्फ 2 पिटीशंस खारिज हुए हैं, और वो भी इसलिए खारिज हुए हैं क्योंकि वो खारिज करवाने के लिए ही डली गई थी। जी जी जी, वही वही यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये खारिज करवाने के लिए ही डलवाई गई थी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उनके वकील वो थे जो खुद उस दल से संबंधित हैं, तो और वो भी ये दौर जब कोरोना का काल चल रहा है और वहां पर खुदाई चल रही है। आगे चलकर क्योंकि उस वक्त जो उन्होंने उद्घाटन का भी एक किया था, उस वक्त शुरुआत में उन्होंने भूमि पूजन वगैरह भी किया था, वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि उसका उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो कोरोना की वजह से सब लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस और उस मुद्दे को जीवित रखने के लिए या वो सुर्खियों में बने रखने के लिए कहीं ऐसा तो इस तरह से नहीं करवाया गया, कहीं जानबूझकर ये पिटीशन डलवाया गया? मैं ये आपसे पूछने ही वाला था कि राजनीति आपको कहाँ नजर आती है इसमें? देखिए कैसा है, एक मीटिंग भी हुई है मिस्टर मोदी की, जो आज शेड्यूल कास्ट की ओर से राज्यसभा जिनको दी गई है, और इनकी ये डील हुई है कि आप इस तरह के मुद्दे उसमें उठाओ ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है। मैंने तो शुरुआत में ही लोगों को बता दिया था कि आरएसएस के ओर से हमारे पक्ष में ये पिटिशंस जाने वाली है। जैसे मैंने हमेशा ये मीडिया में बताता हूं, आज भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से 2 पिटिशंस है। एक तो मैंने डाली हुई है और एक पीजी ज्योतिकर के नेतृत्व में डाली हुई है। पीजी ज्योतिकर, ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, आप लोग गूगल कर लो। पीजी ज्योतिकर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष गुजरात के रह चुके हैं। उनका बेटा अब इस गवर्नमेंट में गुजरात का प्रवक्ता है। तो ऐसे लोगों के हाथों में अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से पिटीशन हो, तो सोचिए इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा। ये इसकी फ्रीक्वेंसी बीजेपी जब चाहे बढ़ा सकती है, जब चाहे कम कर सकती है। तो ऐसे लोग इस मूवमेंट में कूदे हुए हैं, जब चाहे वो, अगर हम आज प्रॉपर बुद्धिस्ट अगर इसमें नहीं कूदे होते, इसमें नहीं पिटिशंस डाली होती, तब सोचिए कि ये 2 पिटिशन के भरोसे पर अगर हम बैठते तो आज सही में बौद्धों का दावा खारिज हो गया होता। लेकिन आज बौद्धों का दावा खारिज नहीं हुआ है, ये 2 पिटिशंस का दावा खारिज हुआ है। इसके बाद हमारी असली पिटिशंस जब बोर्ड पर आएगी, तब सही में ये टक्कर होगी, तब सही में ये सारा मामला बोर्ड पर आएगा। निश्चित रूप से। तो हम ये मान के चलते हैं कि, और तमाम दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि वो डमी पिटिशंस जानबूझकर डलवाई गई थी ताकि बौद्धों का मनोबल भी गिरे और जनता में ये संदेश जाए कि राम मंदिर के खिलाफ वो पिटीशन चुकी थी, इसलिए खारिज हो गई, और बहुत सारी बातें इससे जुड़ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम बौद्ध जनता से और भारत की जनता से कि इस प्रकार के मामलों में, खासतौर से जब खुदाई में भारत में कहीं पर भी बुद्ध निकलते हैं और जगह जगह हम मंदिर भी देखते हैं, वहां पर भी बौद्धों की मूर्तियां ही नजर आती है अगर आवरण को हटा दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे अभी भी कई मंदिर हैं जहां पर बुद्ध के की प्रतिमा को अभी भी अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आवश्यकता आपको लगती है कि एक जन आंदोलन या एक जन जागरूकता इस पर भी होनी चाहिए? देखिए, अब बुद्धा के इन स्टैच्यूज पर बहुत पहले ही कब्जा हो चुका है। अब ये कब्जा, जैसे आप साउथ में मूर्ति देखते हो, तिरुपति बालाजी बना रखा है उसको, जैसे हमारे महाराष्ट्र में विठल पंढरपुर का मंदिर देखते हो, ये सारा बौद्धों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब उसके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, इसको भगवान बनाकर वो प्रेजेंट कर रहे हैं। चलो, वो तो अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम लोगों को आंदोलन करके अपने पास रखना चाहिए। हमारा बौद्ध गया का इतना बड़ा धरोहर है, पूरा विश्व बौद्ध गया को देखता है। वहां पर पूरे विश्व के, आप बिहार में गए होंगे, वहां पर हर एक देश के वहां पर एक एक विहार बनाए हुए हैं। चाइना का विहार है, थाईलैंड का विहार है, जापान का विहार, पूरा वर्ल्ड आपको उस बौद्ध गया में आपको वहां मिल जाएगा।
लेकिन बौद्ध गया के अंदर क्या चलता है, वहां पर ब्राह्मण बैठता है, होम हवन बुद्धा को सामने रखकर वो पिंडदान करता है। हम वहां पर गए और उनको हमने बताया ये क्या कर रहे हो, ये तो बुद्धिज्म में नहीं है, तो वो वहां से भाग गए, हम लोगों को शूट करने नहीं दिया। और एक बौद्ध गया में एक वहां पर और कोई गुफा है, छोटी छोटी गुफाएं हैं, तो हम वहां पर गए और जिस तरह से हमारे घरों में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये सारा दीवार को ढका गया है, तो मैंने देखा ये तो गुफा है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम। तो मेरे पास जो चाबी थी, उस चाबी से मैंने जो दीवार को रगड़ा, तो जी। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे जैसे गिरने लग गया, उसके पीछे से बुद्धा की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां सामने आने लग गई। पूरे दीवार पर बुद्धा है, लेकिन उसके ऊपर पोत ये प्लास्टर लगाकर उसको मिटाया जा रहा है। तो ये भारत में बुद्धा के नगरी में हो रहा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कहता है कि हम बुद्धा के देश से आए हैं, हमने बुद्धा दिया है। ये तो बुद्धा को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सिर्फ साकेत के ही नहीं, बौद्ध गया के मुक्ति का भी आंदोलन हमको शुरू करना चाहिए। आज ये जो ब्राह्मण, 4 ट्रस्टीज ब्राह्मणों के वहां पर बने हुए हैं, अगर किसी सिखों का गुरुद्वारा है तो वो सिखों की ट्रस्ट उस पर काम करती है। अब ये राम मंदिर की ट्रस्ट बनाई गई है तो सब ब्राह्मणों को और हिंदुओं को उसमें लिया है। यानी आपको आपके ट्रस्ट में भी हिंदू चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, और हमारे ट्रस्ट में भी आपको ब्राह्मण चाहिए। ये कौन सा न्याय है? क्रिश्चियनों के चर्चेस क्रिश्चियनों के हाथों में है, गुरुद्वारा सिखों के हाथ में है, सारे मदरसे मुस्लिमों के हाथ में है, तो फिर बौद्ध गया ही ब्राह्मणों के हाथ में क्यों है? वो बौद्धों के हाथ में दिया जाए और वहां से प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए। ये भी एक आंदोलन बौद्धों को उठाना होगा। ये दोनों सिर्फ साकेत ही नहीं, बौद्ध गया के मुक्ति का भी आंदोलन हम लोगों को चलाना चाहिए। और मैं बौद्धों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने अपनी ईगोस छोड़कर, लीडरशिप किसी की आगे आए नहीं आए वो तो उसके लीडरशिप की परीक्षा है। वो अगर लीड कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो वो खुद ही जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोगों का मुद्दा प्राइम है कि हम लोग जिस आंदोलन के लिए जुड़े हैं, हमारा उद्देश्य मुख्य होना चाहिए। वो कौन लेकर चल रहा है ये हमको नहीं देखना है। जैसे रिले रेस में एक हाथ में मशाल लेकर जो कोई भागता है, कौन वो मशाल लेकर भाग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मशाल अपने स्थान तक को पहुंचनी चाहिए, ये हमारे लिए मुख्य है। और इसलिए वो किसके हाथों में है ये नहीं देखना है, जो उसको लेकर भाग सकता है उसके हाथ में वो देनी चाहिए। और अपने उद्देश्य, अपने सिक्योरिटी, अपनी सेफगार्ड्स हम लोगों को सेव करनी चाहिए। और इसलिए बौद्धों को, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के बौद्धों से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमको अपने अस्तित्व की, अब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देख रहे हैं। 1-2 दिन में हम पूरे वर्ल्ड से अपने उनके देशों के एम्बेसीज में सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के खिलाफ, कि डेमोक्रेसी को किस तरह से ये खत्म कर रहे हैं, ये मेमोरेंडम सारे एम्बेसीज में हम लोग देने वाले हैं। जी जी जी। और एक अंतिम सवाल कि इस वक्त भारत में जो बहुजनों की राजनीति है, या फिर यूं कहे बौद्धों की और SC ST OBC की जो राजनीति है, इससे कितनी उम्मीद करते हैं आप इस मामले में? जी, मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता। SC ST OBC छोड़ो, आपको पूरा SC भी, जहां पर बाबा साहब दिखेंगे, जहां पर मान्यवर काशीराम दिखेंगे, जहां पर महात्मा फुले दिखेंगे, जहां पर छत्रपति शाहू महाराज दिखेंगे, यहाँ की जो मानसिकता है वो उस पक्ष के बटन को कभी छुएगी भी नहीं। तो सोचिए, ऐसी मानसिकता रखने वाले देश में बहुजनों की राजनीति कैसे सफल कर पाएगी। और इसलिए मैं राजनीति से उम्मीद नहीं रखता। यहाँ का OBC छोड़ो, ST छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आपका SC भी आपको फॉलो नहीं करता, बाबा साहब को फॉलो नहीं करता। महाराष्ट्र में SC के 59 कास्ट आती है, लेकिन 1 या 1.5 कास्ट के अलावा कोई भी बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं करता। जिन बाबा साहब की वजह से शेड्यूल कास्ट के लोग आज हुक्मरान बन गए, क्लास 1 ऑफिसर पर पहुंच गए, वो क्लास 1 ऑफिसर आज बाबा साहब को मान्यता नहीं देता, लेकिन काल्पनिक भगवानों के चरणों में पड़ा रहता है। ऐसे लोगों के भरोसे पर आप अपनी राजनीति कैसे सफल कर पाओगे? लेकिन जो भी, जैसे आज बसपा नेशनल लेवल पर काम कर रही है, मैं कहना चाहूंगा कि अपनी पावर सिर्फ गठबंधन करने तक नहीं इस्तेमाल में लानी है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं एक
पॉलिटिकल वे आउट बताना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा के इलेक्शंस चले गए, वहां पर अनेक लोग प्रकाश अंबेडकर जी को गठबंधन करने के लिए ऑफर दे रहे थे। तो यही होता है कि हम लोगों को गठबंधन करने तक का ऑफर मिलता है, और जैसे ही कोई पार्टी की सत्ता आ जाती है, उस सत्ता में हमारा कोई स्थान नहीं होता। तो मैं यही एक वे आउट बताना चाहता हूं कि प्री अलायंस होने के बजाय पोस्ट अलायंस होना चाहिए। जी। इलेक्शन से पहले अलायंस के बजाय बहन कुमारी मायावती जी ने या कोई भी पार्टी हो, उसने पोस्ट अलायंस करना चाहिए कि ठीक है, हम आपके साथ आ रहे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो। अगर सीट शेयरिंग की बात होती है तो सिर्फ विधानसभा की सीट शेयरिंग की बात नहीं होनी चाहिए, सत्ता में भी सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। हमारा भले एक कैंडिडेट भी नहीं आया, जीत कर नहीं आया, क्योंकि होता क्या है, हम लोग अपने वोट्स तो दे देते हैं, लेकिन उनके वोट्स हमको ट्रांसफर नहीं हो पाते। जी जी जी। जहां पर हमारा कैंडिडेट खड़ा है, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं है तो कांग्रेस के लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन बीएसपी को वोट नहीं देंगे। जहां पर सपा का कैंडिडेट नहीं है, वो भी बीएसपी भाजपा को वोट दे देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बीएसपी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसी गद्दारी से बचने के लिए जब सत्ता स्थापित होती हो, तो हम लोगों को यह मांग करनी चाहिए कि भले हमारा एक भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आया, लेकिन हमने हमारे वोट आपको ट्रांसफर करवाए हैं, इस सत्ता में हमारी भी भागीदारी है, तो मिनिस्ट्री में भी हमको प्रोपोर्शनेटली भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा पोस्ट अलायंस करने से ही हम लोग सत्ता में टिक पाएंगे, वरना ये हम लोगों को पूरी तरह से पॉलिटिकली अनटचेबल करने की इनकी तैयारी चल रही है। यानी वोट्स लेते समय समाज का इनको साथ चाहिए, एक बार वोट ले लिए तो सत्ता में इनको कोई भागीदारी नहीं देनी है, इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स से मुझे अभी इतनी ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम आगे भी इस ऐसे ही मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आपके जो विचार है लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हम जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।